जोहार। कृषि दर्शन की इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंदर सिंह देओल। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण के लिए दिया जाता है 50% अनुदान। आत्मा द्वारा चलाई जा रही कृषि पाठशाला से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है ग्रबर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा कृषि विकास के लिए राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक योजना है वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभुक को वर्मी कंपोस्ट की प्रति यूनिट के निर्माण की लागत खर्च का 50% राशि अनुदान में दी जाती है। इस योजना से जहां एक ओर राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं राज्य के किसानों की आमदनी में वृद्धि हो रही है। किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा चलाई जा रही वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में प्रति यूनिट के निर्माण पर जैसे पक्का वर्मी बेड 75 घन फीट की क्षमता वाला यूनिट के लिए 3000 और HDPI वर्मी बेड 96 घन फीट की क्षमता वाले यूनिट के लिए 5000 की अधिकतम अनुदान राशि या निर्माण की 50% राशि लाभुकों को दी जाएगी। किसान भाई वर्मी बेड के निर्माण के लिए आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। अनुसंधानों के दौर से गुजरते हुए कृषि क्षेत्र में भी कई नई तकनीकों और पद्धतियों के साथ नए बीज इत्यादि का विकास हुआ है। इनकी संपूर्ण जानकारी कृषकों को हो सके, इसके लिए संस्था आत्मा राज्य के विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषक पाठशाला चला रही है। इस पाठशाला में चयनित किसानों का प्रगतिशील कृषक द्वारा कृषि संबंधी जानकारियां 6 चरणों में दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रति कृषक पाठशाला 29,414 रुपए खर्च का प्रावधान है। सब्जियों की खेती करने वाले किसान वर्तमान समय में बरसाती टमाटर की बुआई कर सकते हैं। इस समय टमाटर की बेहतर पैदावार के लिए रोहित 2 नामक उन्नत प्रभेद की बुआई करना अच्छा होगा। वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर तथा पॉली हाउस में टमाटर की खेती करना अभी लाभप्रद होगा। बरसाती टमाटर के लिए किसान भाई एक विशेष ध्यान देंगे कि प्रजाति का चयन करना। प्रजाति में रोहित 2 प्रजाति बहुत अच्छी प्रजाति है, आप उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी की वैरायटियां भी आप यूज़ कर सकते हैं। पौधरोपण करने के लिए आपको तैयारी करनी होगी। उसके लिए प्रो ट्रे आता है एक काले कलर का, तो उसमें आप कर सकते हैं, या छोटे छोटे प्लास्टिक के गिलास आते हैं, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय आपके लगाए बैंगन की फसल में फली छेदक कीट के लगने की संभावना रहती है, जो कि फसल के लिए काफी नुकसानदेह साबित होता है। फली छेदक कीट से बैंगन फसल की कैसे रक्षा करें, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। किसान भाइयों, अभी जो है खेत में आपके बैगन लगे होंगे। बैगन के खेतों में बहुत सारे कीटों का प्रकोप हो जाता है। इसमें हम फल छेदक जो है मुख्य होते हैं। इसके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में डालकर इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा लगी हो, कीड़े ज़्यादा हों, तो 2 ml प्रति लीटर पानी में डालकर इस्तेमाल करें। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान ग्रबर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पंक्तिबद्ध फसल लगी हो तो यह कृषि उपकरण एक दिन में लगभग आधा एकड़ खेत में निकाई गुड़ाई करने में सक्षम है। किसी भी फसल में जिसमें कि निकाई गुड़ाई करनी रहती है, उसमें ये मजदूरों का भारी समस्या से जूझते हैं। इसके लिए एकमात्र उपाय है इनका विकल्प के रूप में, वो है ग्रबर। ग्रबर के द्वारा किसान भाई अपने खेतों में खुद जो है सो एक दिन में करीब करीब 1/4 से लेकर आधा एकड़ तक खेत की निकाई गुड़ाई ग्रबर के द्वारा लाइन में यदि खेती किए हुए हैं तो किसी भी फसल की कर सकते हैं। अब वक्त है एक सफल किसान से मिलने का।
तो चलते हैं किसान के पास और लेते हैं जानकारी उनकी सफलतम कृषि जीवन की। यह शख्स अपने क्षेत्र में सब्जियों की सफल खेती के लिए जाने जाते हैं। अपनी सफल सब्जी उत्पादन के विषय में ये बताते हैं कि इन्होंने जैविक कृषि की महत्ता को समझते हुए सब्जियों की जैविक कृषि करते हैं, जिससे उन्हें अच्छे उत्पादन के साथ साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण सब्जी प्राप्त होती है, जिसके बाजार में अच्छे मूल्य भी प्राप्त होते हैं। आलू, मटर, बीन, गेहूं, धान सबका खेती करते हैं। श्री विधि द्वारा धान का खेती करते हैं, इससे अच्छी फसल हो जाती है। जुताई ट्रैक्टर से करते हैं, फिर अभी आ गया है रोटावेटर, इससे बहुत अच्छा तरह से खेत की तैयारी होता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में चावल और मक्का जैसे प्रमुख अनाजों के भाव स्थिर हैं। दलहनी अनाजों में थोड़ी तेजी आई है। अन्य अनाजों के मूल्यों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के दाम बढ़ने के आसार हैं। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार नहीं। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपये से लेकर अधिकतम 2500 रुपये। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपये से लेकर अधिकतम 4200 रुपये। गेहूँ न्यूनतम 1500 रुपये से लेकर अधिकतम 1700 रुपये। दाल अरहर न्यूनतम 5500 रुपये से लेकर अधिकतम 7100 रुपये। दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपये से लेकर अधिकतम 5200 रुपये। दाल चना न्यूनतम 3200 रुपये से लेकर अधिकतम 4100 रुपये। चीनी न्यूनतम 3400 रुपये से लेकर अधिकतम 3600 रुपये। आलू न्यूनतम 700 रुपये से लेकर अधिकतम 1000 रुपये। और प्याज न्यूनतम 1700 रुपये से लेकर अधिकतम 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने जाना मंडी भाव, मौसम का हालचाल, साथ में कृषि की नई तकनीक और उपकरण की भी जानकारियां आपको मिली। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक अल्प विराम का। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद कृषि दर्शन की इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हम फिर से स्वागत करते हैं। अरे जोहार जोहार, एकदम सही समय पर आए हो। पाठक बाबा, आज आपसे हमें एक समस्या के बारे में बात करनी है। समस्या के बारे में हमारे सभी किसान भाई बहन पूछ रहे हैं। हाँ भाई, इत्मीनान रखो। जब पाठक बाबा के पास आए हो तो सारे समस्या का समाधान होगा। फिलहाल तुम लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दिलवाने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी? वो कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है पाठक बाबा? आज हम अपने किसान भाई बहन को जो जानकारी देने जा रहे हैं वो है कि खरीफ के मौसम में अपने खेत की तैयारी कैसे करें। अच्छा। आओ इस संबंध में विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सनिग्रही जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह।
किसान मौसम के अनुसार फसलों का चुनाव कर खेत की तैयारी करते हैं और अपने फसलों का वैज्ञानिक तरीके से खेती कर अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। अगर प्राथमिकताओं की बात करें तो खेत का चुनाव, बीज का चुनाव, मिट्टी जांच की महत्ता और खेत की तैयारी महत्वपूर्ण है। सही जानकारी के ना होने पर किसानों को अपने फसलों की खेती में नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर समय समय पर मिट्टी जांच और खेत की तैयारी वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। रबी फसल के बाद खरीफ फसल के लिए खेत की तैयारी के लिए खेतों की 2 से 3 बार जुताई करनी चाहिए। खेत की जुताई से खेत में मौजूद खरपतवार और कीड़े मकोड़े मिट्टी में मर जाते हैं। फिर पाटा से खेत को समतल कर देना चाहिए, जिससे मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो जाती है और बीजों का अंकुरन सही तरीके से होता है। मिट्टी समतल कर देने से मिट्टी में मौजूद नमी की मात्रा भी बरकरार रहती है। जैसे आप लोग का रबी का फसल काट चुके होंगे, उसको सबसे पहले जब भी अभी मौसम में कभी कभार बारिश हो जाता है, उसमें तो पहले जो भी खेत में रबी फसल लगा हुआ था उसका जोताई कर देना चाहिए। जोताई करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जो मिट्टी में जो भी कीड़ा मकोड़ा जो भी खरपतवार होता था वो गर्मी में वो मिट्टी में जो रहता है वो मर जाता है। उसमें आने वाले दिन में जब आप खरीफ फसल का खेती कीजिएगा उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा किसान भाई जैसे ही आप खेत का अभी हाल चलाते हैं उसका बाद उसको अच्छी तरह से पटा दे के उसको लेवल कर देना चाहिए, जिससे मिट्टी में जो भी नमी बना हुआ रहता है वो रहता है। मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और खरीफ मौसम में फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अभी खेत में धान, मूंगफली या अरहर की खेती करना लाभदायक होगा, जिसके लिए खेत में मौजूद उर्वरा शक्ति का प्रचुर मात्रा में होना भी अति आवश्यक है। दलहनी फसलों की खेती करने की सलाह किसानों को कृषि वैज्ञानिक हमेशा देते रहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से मूंग फसल आता है। मूंग फसल से फल प्राप्त करने के बाद फसलों को काटकर मिट्टी में ही मिलाकर जुताई करने से मिट्टी में हरी खाद तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है, जिससे दूसरे फसलों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। आने वाला खरीफ हम लोग का जो मुख्य फसल होता है धान होता है, तेलहन में चिनिया बादाम होता है, ये सब खेती प्लस आपका दलहन में अरहर का खेती होता है। उसमें किसान को उर्वरा शक्ति का ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे हम खेत का जोताई करते हैं उसका बाद जैसे हम लोग का कुछ दिन के बाद फिर से बारिश होगा, उस टाइम खेत को कुछ दिन जोताई करने के बाद हम लोग धनचा का बीज को छीट देना चाहिए, जिससे जब धनचा का पौधा थोड़ा बड़ा होता है फिर से जब बारिश होगा उस टाइम हम लोग उसको खेत में मिला के हम लोग अपना खेत का उर्वरा शक्ति बना सकते हैं। उसमें नाइट्रोजन का पूरी मात्रा रहता है। जैसे धनचा थोड़ा बड़ा होता है फिर से जब बारिश होगा उसमें उसी खेत में हल चला के मिट्टी में मिला देना है, जिसमें हमको करीब करीब 20 से 25 किलो नाइट्रोजन आने वाला फसल में कम उपयोग करना पड़ेगा। इतना का मेरा बचत होगा। ये भी किसान भाई कुछ खेतों में मूंग का भी खेती किए होंगे। जैसे मूंग का फसल का तोड़ाई हो जाएगा उसको पौधा को उखाड़ के फेंकना नहीं चाहिए, उसको भी मूंग तैयार होने के बाद उसको भी मिट्टी में मिला दीजिए। जो आने वाला खरीफ जो फसल होगा जिसमें धान लगाना है, आपका चिनिया बादाम लगाना है, उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उसी खेत में मूंग का पौधा को भी मिट्टी में मिला देना है, जिससे वो मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनाए रखने का काम करेगा। मिट्टी जांच की महत्ता से आज सभी परिचित हैं, अतः समय समय पर किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जांच कराना आवश्यक होता है, जिससे हमें मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा का पता चल जाता है। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर हम खरीफ फसलों के लिए खेत की तैयारी वैज्ञानिक तरीके से कर पाते हैं और अपने फसलों से अधिक पैदावार ले सकते हैं। खेत का मिट्टी जांच कराना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए किसान भाई को मेरा तरफ से सलाह ये है, जो भी किसान भाई आने वाला खरीफ में आप खेती करना चाहते हैं वो सबसे पहले आप मिट्टी का नमूना ले एवं मिट्टी जांच हेतु हम लोग का कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में प्रयोगशाला है, उसमें आप सैंपल दे दे, जिससे आपका खेत में क्या उर्वरा शक्ति है और आपको किस दर से आपका खाद का मात्रा प्रयोग करना है, जिसका बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो कैसी लगी ये जानकारी? बहुत अच्छी लगी ये जानकारी। इस जानकारी से हमारे सभी किसान भाई बहन बहुत लाभ उठाएंगे और जो हमारे किसान भाई खरीफ की खेती करते हैं उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक होगी ये जानकारी।
अब तुम लोगों का समस्या तो सुनेंगे ही, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक अल्प विराम का। आप देखिए संदेश। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत? किसकी क्या जरूरत है? अरे मिलता तो है बाजार में। क्या मिलता है बाजार में? बुझो तो जाने। अरे बुझावन भैया, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना क्या बात है। अरे किसना, इनके कहने का मतलब है ना कि जब बाजार में रेडीमेड उर्वरक सुंदर सुंदर बोरा में बंद मिलता है, तभी गोबर में लिसराने का क्या जरूरत है? हाँ, क्या फायदा? हमको बुड़बक समझो क्या? ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग हमारे खेत को बंजर बना देता है, इसलिए हम अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। आप भी अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें। कहा कृष्णा, कल काहे नहीं आए थे? काहे में मालिक? का है ढेर चर्बी चढ़ गया है का? अरे कहा रे बल्लो, काहे डांट रहे हो? देखिए ना भैया, कृष्णा कल काम पर नहीं आया था। अरे तेरा बाप का खेत है, जब मन किया है, जब मन किया नहीं है। मालिक, बेटे को बुखार हो गया था मालिक, उसको दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल ले गए थे मालिक, इसलिए नहीं आ सके मालिक। माफ कर दीजिए मालिक। माफ कर दीजिए मालिक, हम कुछ नहीं जानते हैं। तेरा पगार से पैसा कटेगा। बल्लो, हट नहीं है पैसा, चल। कृष्णा, मास्टर जी आप? अरे तेरे पास तो अपना खेत है ना, फिर तू जमींदार के खेत में मजदूरी क्यों करता है? काहे का खेत मास्टर जी, छोटका सा तो खेतवे है, उसमें खेती बाड़ी करते हैं, वो खाने ही में खत्म हो जाता है। सुन कृष्णा, तुम्हारा खेत इतना ही छोटा है तो तू उसमें मत्स्य पालन कर ले। मत्स्य पालन? हाँ, तू अपने खेत को खुदवाकर उसे छोटे तालाब के रूप में तब्दील कर दे और उसमें मछली पालन कर। मछली पालन में बहुत पैसा है, तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और तुम्हें जमींदार के खेत में जाकर मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। ये तो ठीक कहा मास्टर जी, अब दूसरों के खेत में काम करना बंद और मत्स्य पालन शुरू। हाँ, तो बताओ तुम लोग क्या जानना चाह रहे थे? पाठक बाबा, ये यूरिया के दुष्प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, इसके विषय में अगर जानकारी मिलती तो अच्छा रहता। हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन इस समस्या से ग्रसित हैं। वाकई बहुत ही अच्छा सवाल तुम दोनों ने पूछा है। हमारे किसान भाई बहन जो यूरिया का प्रयोग करते हैं, वाकई में उनसे उनकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो उसमें कमी आती है और जो फसल उपजते हैं उससे भी काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि वो फसल हम खाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे भी पड़ता है। तो आओ इस संबंध में विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर वीके सिंह जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार वाढेर। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं कोडरमा जयनगर के कृषि विज्ञान केंद्र में, जहां हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह। ये हमें जानकारी देंगे कि यूरिया खाद का हमारे लिए और हम किसानों के लिए, हम किसानों के खेतों के लिए कितना दुष्प्रभाव है, कितना हानिकारक है। तो इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि यूरिया खाद का कितना दुष्प्रभाव पड़ता है यहाँ के खेतों में और मनुष्यों में भी। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब खेती करते हैं और यूरिया का खास करके सब जगह पर इसका जो है डाला जाता है, किसी भी खेत की खेती करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये आपको जानने की है कि यूरिया डाला क्यों जाता है। यूरिया में एक जो तत्व मिलता है नत्रजन। नत्रजन हवा में करीब 78% है। इसके बावजूद हम जो है खेत में उसको डालते हैं और इसको डालना भी चाहिए। ऐसा नहीं कोई कहेगा कि आप यूरिया मत डालिए, लेकिन यूरिया कितना डालना है, कब डालना है, इस पे सबसे ज़्यादा, और किस चीज़ से डालना है, किसके माध्यम से डालना है। आप कोई भी चीज़, आप जब लिटरेचर पढ़ते हैं या कहीं पर आप पढ़ते होंगे किसी चीज़ की खेती, तो उसमें लिखा रहता कि इतना किलो नत्रजन, फास्फोरस, पोटास। आप एक चीज़ उसको ध्यान दीजिए, तो एक रेशियो होता है कि जब 4 किलो नत्रजन पड़ता है, 2 किलो फास्फोरस, 1 किलो पोटास। या आप इसको उल्टा चलिए कि 1 किलो पोटास होता है तो 2 किलो फास्फोरस और 4 किलो नत्रजन। लेकिन किसान भाइयों, हम आज से काफ़ी दिन पहले से ही जब से खेती देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई जब भी देखते हैं उनका खेत पीला पड़ा, यूरिया उठा के डाल देते हैं।
और उससे क्या होता है कि उनका जो फसल है वो हरी हो जाती है। तो ये क्या है कि यूरिया का मतलब काम तो किया, लेकिन उससे कितना यूरिया लगा ये आपको देखना है। खास करके आपको एक उदाहरण देते हैं कि आप सब कोई जो है धान की खेती करते हैं। धान की खेती में अगर मान लीजिए 50 किलो यूरिया डाल रहे हैं, तो आप कितने भी किसी भी तरीके से प्रबंधन करें अपने खेत का, तो उसमें से आपको 15 से 20 किलो से ज़्यादा यूरिया का उपयोग आपका धान का फसल नहीं करता है। जो उसमें 30 से 35 किलो जो यूरिया नुकसान हो जा रहा है, वो जा कहाँ रहा है? वो पानी के माध्यम से बहकर आपको जो है तालाब में जा रहा है, नदी नाले में जा रहा है, जहाँ पर मछली हैं और जल वाले और अन्य जीव हैं उनको नुकसान कर रहा है। नीचे पानी में जा रहा है, जहाँ पर कि आपका हैंडपंप लगा हुआ है, आपका ट्यूबवेल लगा हुआ है, आपका जो है कुआं है, उसमें जा रहा है। वह उसी के माध्यम से जो है हम लोग पीते हैं और वो हमारे शरीर में जा रहा है, नुकसान कर रहा है। और इसमें जो है अगर आप ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो फसल में भी इसमें एक बायोरेट पाया जाता है यूरिया में, जो कि फसल में जाता है तो वो शरीर में बड़ा नुकसान करता है। तो किसान भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये है कि यूरिया डालना ये गुनाह नहीं होता है। यूरिया कितनी मात्रा में, खास करके आप यूरिया को जो है हम लोग नत्रजन के लिए देते हैं, तो जो हम DAP डालते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, बुआई के समय उसमें हमको फास्फोरस और नत्रजन दोनों मिलता है। हमारे यहाँ धान की खेती होती है, तो हम किसान भाइयों से ये कहेंगे कि धान की खेती में चाहे आप सीधी बुआई करें, चाहे धान की लगाई कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, उसमें आप नीचे जो है अंतिम जुताई के पहले आप DAP का प्रयोग करें और पोटास का प्रयोग करें। यूरिया जो है धान लगाने के कम से कम 15 से 20 दिन बाद आप डालिए, और जब उचित नमी हो। आप धान की रोपाई कर रहे हैं, अगर धान की अवधि 110 दिन है तो आप 2 बार यूरिया का ऊपर से छिड़काव करें। आप 50 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपका खेत कमज़ोर है, मिट्टी के जांच के अनुसार आप यूरिया का प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात आप जानिए, मिट्टी की जांच में आपको बता देता है कि आपके खेत में कितना पर्याप्त मात्रा में नत्रजन है और कितना आप जो है नत्रजन धान के लिए, गेहूं के लिए, आलू के लिए कितना नत्रजन आपको देना है। आपको जो है अगर 120 से 125 दिन का आपका है तो आप 3 बार आप जो है नत्रजन का प्रयोग करें, खास करके 15 से 20 दिन बाद। और उसके बाद जब उसमें मैक्सिमम जब किल्ले निकलते हैं उस समय, या दान उसमें जब बाली आने लगती है उस समय आप इसका प्रयोग करें। और इसका सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है कि जब उसमें नमी आ रही है, बिना नमी के आप प्रयोग करेंगे तो ये हवा में भी गैस बन के उड़ जाता है। नत्रजन जो है गैस बन के भी उड़ जाता है। तो धान के खेत में हम किसान भाइयों से कहेंगे कि सबसे पहली चीज़ है मेड़बंदी करें। उनका जो पानी है वो बह के बाहर न जाए, क्योंकि आप समझिए 15 से 20% आपका बह के चला जाता है बाहर, क्योंकि घुलनशील है, बहुत ज़्यादा घुलनशील है। तो मेड़बंदी करेंगे तो कम से कम उसी में रह जाएगा। दूसरी चीज़, आप धान के खेत में ज़्यादा से ज़्यादा जब आप ये यूरिया डालते हैं तो उसमें नमी रहे, पानी न रहे, दोनों में थोड़ा अंतर है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई धान की खेती समझते हैं कि उसमें कम से कम 4-5 सेंटीमीटर या आप समझिए 3-4 उंगली आपका जो है पानी उसमें रहे। ऐसा अब नहीं रह गया। अभी जो प्रजाति आई है इसमें इसका ये है कि इसमें नमी रहना चाहिए, और अगर उसमें पानी है, 2-3 इंच पानी है और आप उसमें अगर आपने यूरिया डाल दिया तो आप समझिए कि आप अगर 1 बोरी यूरिया डाले हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप समझिए 25 किलो आपका यूरिया है, और 25 किलो वो बह के नष्ट हो जाता है या हवा में गैस के रूप में निकल जाता है। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहली चीज़ करना है, आप उसको मेड़ बना लीजिए अच्छी तरीके, जिससे पानी बह के बाहर न जाए। दूसरी चीज़, आपको जो है जब भी यूरिया डालना है तो उसमें पानी न रहे। हो सकता है 1-2 दिन बाद आपको डालना हो, 1-2 दिन बाद आप डालिए, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट कोई टाइम नहीं होता कि हाँ 15 दिन में डालना है कि 17 दिन में डालना है। आप देखिए पानी नमी पूरा हो और पानी उसमें न लगा रहे, खड़ा पानी न हो, उस समय आप यूरिया का उसमें डालें। और तीसरी चीज़ हम आपसे ये कहेंगे कि आप जो है अपने खेत में गोबर का खाद या केचुआ का खाद का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि अपने यहाँ झारखंड में जो मिट्टी है इसमें जो हमारी जो ऑर्गेनिक मात्रा है, क्योंकि यहाँ पर कटाव ज़्यादा है, मिट्टी का कटाव, क्योंकि खुली मिट्टी यहाँ पर थोड़ा सा जो है बालू की मात्रा ज़्यादा है, तो जब भी पानी की बूंद पड़ती है तो उससे मिट्टी क्या है बिखर जाती है, तो उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो बहा के अपने साथ ले जाती है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बनिक पदार्थ अगर अपनी मिट्टी में नहीं है तो उससे क्या होता है, जो हम यूरिया डालते हैं उसको यूरिया को रोकने की क्षमता, जो नत्रजन उसमें है उसको रोकने की क्षमता उसमें नहीं रह जाती।
किसान भाइयों, एक वैज्ञानिक बात आपको बताते हैं कि नत्रजन को रोकने की जो क्षमता होती है वो हमारा जो है मिट्टी में उसका जो ताकत होती है कार्बन की मात्रा से। कार्बन और नत्रजन का एक अनुपात होता है। मिट्टी में जितना भी कार्बन रहेगा उसी के अनुपात में हम नत्रजन रोक पाते हैं। चाहे जो है हम उसको जो है वर्मी कंपोस्ट डालें, चाहे उसमें हम हरी खाद डालें, या आजकल एक ब्राउन मैन्योरिंग हो गया है। अगर हम उसमें कार्बनिक मात्रा बढ़ा देते हैं तो अपने आप उसमें नत्रजन की मात्रा जो है अपने आप रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब हम उसमें गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें पानी की भी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि हमको ओवरऑल क्या करना है कि हमको पेड़ का विकास करना है। पेड़ का विकास करने के लिए हम यूरिया डालते हैं, और अगर हमारे में जो है कार्बनिक पदार्थ मात्रा ज़्यादा है, पेड़ का विकास करेगा, हम कम यूरिया डालें में तब भी। किसान भाइयों, एक चीज़ हम आपको कहेंगे कि आप जितनी भी यूरिया डालते हैं आप उस यूरिया को 25 से 30% कम कर दीजिए, और उतनी मात्रा आप पोटास की डाल दीजिए। उसी पैसे को आप पोटास खरीद के डाल दीजिए, और ये आप अपने यहाँ 1-2 कट्ठे में करके देखिए, और फिर देखिए कि आपके जो है फसल में कितना प्रभाव पड़ता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप उतनी मात्रा यूरिया की कम करके भी आप पोटास जब डालेंगे, साथ में फास्फोरस आप डालते हैं जिसको डीएपी के रूप में आप देते हैं, तो एक संतुलित मात्रा में आपका जो है उर्वरक हो जाएगा, और इससे आपकी जो फसल है वो अच्छा पैदावार होगी और उसका उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, आप यूरिया का प्रयोग खास करके आप मेड़बंदी करें, उसमें पानी न रहे, धान के खेत में स्पेशली, और जब भी किसी भी खेत में यूरिया डालते हैं तो आप जो है नमी उसमें अवश्य होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके आप 2-3 बार में यूरिया डालेंगे तो आपको खेत में उपज जो है वो अच्छी होगी। तो हम समझते हैं कि आज की जो जानकारी है काफ़ी है। पाठकों, वक्त तो हो चला है दर्शकों से विदा लेने का। तो आप हमें पत्र के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं कृषि संबंधी किसी भी समस्या के लिए। और पत्राचार करने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रात रोड, रांची। पिन कोड संख्या है 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। जोहार।